तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन हमारी कनेक्टिंग द डॉट अम्ब्रेला सीरीज में, जिसमें हमारा ये फिलोसफर सीरीज का सेकंड सेशन है। और आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल थॉट ऑन एसे एंड एथिक्स। एरिस्टोटल के जो थॉट्स हैं उसको कैसे यूज करेंगे एसे एंड एथिक्स में। अब सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल को पैरेलली पढ़ा जाता है। हमने शुरुआत बड़ी प्लेटो से की हो, बट सोक्रेट्स को भी हम देख लेंगे। आई थिंक नेक्स्ट टर्म में हम सोक्रेट्स को देख लेंगे, इनके ज्यादा थॉट्स है नहीं। फिर एरिस्टोटल, फिर प्लेटो, देन एरिस्टोटल। तो प्लेटो को जल्दी से देख लेते हैं रिवाइज। तो प्लेटो में हमने देखा कि ही वाज वेरी मच वरीड अबाउट द प्लेस ही वाज लिविंग इन। एथेंस में रहते थे, काफी वरीड थे कि भाई जो सिटी है वो काफी कंट्रास्टिंग है, पुअर एंड रिच, बहुत डिसहार्मनी और डिसयूनिटी है सिटी में, इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास है। सो उन्होंने कहा कि कुछ रेडिकल करना चाहिए, मुझे रेडिकल चेंज लाना है सोसाइटी में। अगर हम उसी के लिए फिर उन्होंने दूसरी बात शुरू की, जो हमने दो आइडियाज को लिंक किया कि उनकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को अचीव क्या किया जाए, वर्च्यू से, वर्च्यू को कैसे जानेंगे, नॉलेज ऑफ द सोल से। नॉलेज ऑफ द सोल कहाँ से आएगी? डायलेक्टिक से। किस चीज की नॉलेज आएगी? कि भाई सोल के अंदर तीन कंपोनेंट है, और उसी को उन्होंने लार्ज किया, मैग्नीफाई किया स्टेट के लेवल पे। तो बात की गार्जियन क्लास की, सिविलियन क्लास की और ऑक्सिलरी क्लास की। ये सब हम पढ़ चुके हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग तीन वर्च्यूज भी पढ़े, विजडम, करेज और टेम्परेंस। फिर उन्होंने कहा कि हर कोई अपने स्टेशन पे रह के काम करेगा, स्पेशलाइजेशन और एक्सीलेंस पे फोकस करेगा तो जस्टिस आएगा, और उसी के साथ हम एक रेडिकल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जो प्लेटो के आइडियाज थे काफी रेडिकल थे। एरिस्टोटल भले ही उनके शिष्य थे, बट ही वॉज नॉट एग्रीइंग विद प्लेटो, वो प्लेटो से एग्री नहीं करते थे। प्लस हमारे कॉन्सेप्ट में हमें ये भी नहीं समझना है कि प्लेटो और एरिस्टोटल में बहुत ज्यादा क्या फर्क था, जो कि एक ऑप्शनल के स्टूडेंट को, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, एक फिलोसफी के स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। पर हमारे एथिक्स और ऐसे के जीएस के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना जरूरी है कि प्लेटो किसकी बात करते थे? एक रेडिकल सोसाइटी की बात करते थे, ब्रिंगिंग समथिंग वेरी न्यू। जबकि एरिस्टोटल क्या थे? इनको बोलते हैं इम्प्रेसिस। वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि कोई हमें बिल्कुल नया नहीं लाना है, रादर जो चीजें ऑलरेडी हैं सोसाइटी में हमें उसमें चेंज लाना चाहिए। हमें बिल्कुल एक्सट्रीम पे रह के बात नहीं करनी चाहिए, जो आइडियाज प्लेटो के हैं। तो आप देखोगे कि प्लेटो के जो आइडियाज थे वो किस बातों में ज्यादा है? रिटॉर। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो बातें ज्यादा हैं, काम की बातें कम है, क्योंकि आप एक रेडिकल सोसाइटी नहीं ला सकते। ये एरिस्टोटल का मानना था। उनका मानना था कि हम प्रैक्टिकल बातें करो, थोड़ा प्रैक्टिकल विजडम की बातें करो, थोड़ा प्रूडेंस की बातें करो। So he believed that we need to bring changes, but that changes will be gradual, and that changes जो आएंगे वो changes किस में होंगे? एग्जिस्टिंग सोसाइटी में होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फर्क हुआ एरिस्टोटल और प्लेटो के आइडिया में। एक बेसिक फर्क और हुआ एरिस्टोटल और प्लेटो के आइडिया में। हमने प्लेटो के आइडिया में देखा था कि प्लेटो किसकी बात करते थे? फिलोसफर किंग की, कि एक इंडिविजुअल होगा। अब एरिस्टोटल सोचेंगे कि नहीं भाई, वो फिलोसफर किंग का आइडिया, वो एक आदमी क्या हो सकता है? टायरेंट भी बन सकता है। जो मोनार्की है, अगर अच्छी बात है हमें ऐसा आदमी मिल गया, देन दैट्स फाइन। लेकिन अगर हमें ऐसा आदमी नहीं मिला तो वो टायरेंट भी बन सकता है। इसलिए हमें किस चीज की प्राथमिकता रखनी है? व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, और किस चीज को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? रूल ऑफ लॉ और जस्टिस को। ये हम प्लेटो के आइडिया में देखेंगे। नाउ एक और बात करते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल को हम यूज कैसे करेंगे अपने आइडियाज में। ठीक है, सो प्लेटो के, एरिस्टोटल के आइडियाज को हम बात करेंगे whenever we talk about the idea of wisdom, whenever we talk about the idea of reason। दोनों ही फिलोसफर्स को पैरेलली, जहां पे भी हम विजडम, रीजन, जस्टिस, हम इन आइडियाज की बात करेंगे, हम कहीं पे भी जहां पे भी हम वर्च्यूज की बात करेंगे, हम इन फिलोसफर्स को रिकॉल करेंगे, क्योंकि यही हमारा पर्पस है जानने का। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द एरिस्टोटल का आइडिया। नाउ एरिस्टोटल के आइडिया की हम बात करें तो आइडिया वहीं से शुरू होता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या चीज है? ठीक, हैप्पीनेस को एरिस्टोटल ने बोला दैट इज इन स्टेट ऑफ यूडेमोनिया। उन्होंने इस शब्द को क्या यूज किया? यूडेमोनिया शब्द को। उन्होंने यूडेमोनिया को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? कि उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट आवर वेल बीइंग एंड ऑल अबाउट फ्लोरिशिंग। हम फ्लोरिश करते हैं जब लाइफ में, तो वो क्या है? यूडेमोनिया है, वो वेल बीइंग है हमारी। और ये जो वेल बीइंग होनी चाहिए, ये किस एस्पेक्ट में होनी चाहिए हमारे? ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए।
इसलिए अरिस्टोटल को बताना पड़ेगा कि जीवन के कितने एस्पेक्ट्स हैं, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर इन लाइफ, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर इन लाइफ, ये अरिस्टोटल को बताना होगा जब हम फ्लोरिश करेंगे ह्यूमन नेचर को। तो अरिस्टोटल बात करेंगे 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक हमारा फिजिकल बीइंग, वो भी हायरार्किकल है। एरिस्टोटल ये 4 हमारे बीइंग की बात करेंगे, फिजिकल बीइंग, इमोशनल बीइंग, सोशल बीइंग और रैशनल बीइंग। फिजिकल बीइंग क्या है हमारा, जब हम फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा, तो न्यूरिशमेंट, एक्सरसाइज, जो हमारे फिजिकल इंटीग्रिटी के लिए, हमें खाना खाना खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पे भी फ्लोरिश करना है। इमोशनल बीइंग, जो इमोशनल सपोर्ट हमें चाहिए, चाहे हमारे पेरेंट्स से चाहिए, हमारे पार्टनर से चाहिए, हमें वो भी चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है, ये हमारे एनिमल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब क्या है हमारे एनिमल एस्पेक्ट्स, हमें ये सब चीजें चाहिए। फिर हम एक सोशल बीइंग भी हैं, नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी आदमी एक आइलैंड की तरह नहीं है, हर आदमी कम्युनिटी में रह रहा है। यही आइडिया हमने प्लेटो में भी डिस्कस किया था कि हर मैन का, इसलिए इज अ सोशल साइड ऑफ इट। तो एक ट्रस्ट और फ्रेंडली कॉपरेशन हमें मेंटेन करना चाहिए, इंसान को यहाँ पे भी फ्लोरिश करना है। और अरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, एक रैशनल बीइंग को, हमारे पर्सनालिटी के रैशनल पर्सपेक्टिव को, जहाँ पे इंसान क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, नॉलेज सीकिंग और एबल टू ओबे द रीजन, जहां इंसान रीजन के हिसाब से काम करेगा। ये चारों एस्पेक्ट बोले, और अरिस्टोटल ने बोला यूडेमोनिया का स्टेट कब आएगा, जब हम फ्लोरिश करेंगे इन चारों स्टेट्स में। तो फ्लोरिशिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर, दैट वुड बी यूडेमोनिया। ठीक है, चलो ये तो यूडेमोनिया की बात हुई। अब ये आइडिया, सिमिलर आइडिया देखने को मिलता है किसके में, किसके थॉट्स में, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में भी। ये अभी रिसेंट के आपके साइकोलॉजी का थॉट है। ये क्या बात करते हैं मैस्लोस का, ये हमने पढ़ा भी हुआ है अपने लोअर लेवल की क्लासेस में, ग्रेजुएशन क्लासेस में, कि भाई इंसान की कुछ नीड्स हैं, जैसे कुछ बेसिक नीड्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स हैं, जहां इंसान अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहता है। कुछ उसकी बेसिक नीड है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी की चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम, एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये सोचिए, ये थॉट तो मास्लो ने अभी दिया है, इससे पहले ये थॉट अरिस्टोटल ऑलरेडी दे चुके हैं। अरिस्टोटल ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिजिकल बीइंग, इमोशनल बीइंग, सोशल बीइंग एंड रैशनल बीइंग की। ठीक है भाई, अब बात आती है कि ये हैप्पीनेस कैसे अचीव करना है, और ये हैप्पीनेस है क्या, क्या कि कोई स्टेट है, क्या हमारी कोई स्टेट है, कोई इमोशनल स्टेट है हैप्पीनेस? एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, हैप्पीनेस कोई इमोशनल स्टेट नहीं है जिसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कोई ये ऐसा स्टेट नहीं है कि जो हम आज हैप्पी हैं कल नहीं है, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है रादर देन एन इमोशनल स्टेट, ये समझिए। हैप्पीनेस इज एन एक्टिविटी रादर देन एन इमोशनल स्टेट। और वो एक्टिविटी क्या है, जब उस एक्टिविटी में हम एक वर्चुअस लाइफ लीड करते हैं। हैप्पीनेस क्या है, जब उस एक्टिविटी में वी लीव एन वर्चुअस लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस। एंड वर्च्यूज कहां लाई करते हैं, समझ रहे हैं लिंक? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या चीज है, हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है, कोई स्टेट नहीं है कि हम हैप्पी हैं, आज हम खुश हैं, हमें गिफ्ट मिल गया, वी गॉट समथिंग, वी गॉट वन, हमें एक लॉटरी मिल गई तो हम हैप्पी हो गए, नहीं। हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी किस चीज की, एक वर्चुअस लाइफ जीने की। फिर एरिस्टोटल से क्वेश्चन पूछा गया कि ये वर्चुअस लाइफ कैसे जीनी है, हाउ टू लिव दिस लाइफ। तो एरिस्टोटल बोलेंगे कि ऐसी वर्चुअस लाइफ आप जिएंगे जब आप मॉडरेशन में जीवन जिएंगे। व्हेन यू लिव अ लाइफ इन अ मॉडरेशन, तो क्या होगी, वो एक वर्चुअस लाइफ होगी। एंड वर्च्यू कहां लाई करेंगे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, इन द मिडिल ग्राउंड। यहीं से एरिस्टोटल की एक बहुत बड़ी आइडिया आता है, एरिस्टोटल डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, या एरिस्टोटल डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एरिस्टोटल कहते हैं कि भाई, एक सेकेंड, यस, आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। तो एरिस्टोटल इसके बारे में क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि हमें क्या करना है, मॉडरेशन पे फोकस करना है लाइफ में। यदि हम किसी भी एक्सट्रीम पे जाते हैं तो ऑल द एक्सट्रीम्स आर वॉइसेस, ये वर्च्यूज नहीं है, एक्सट्रीम्स आर वॉइसेस। एंड व्हेनेवर वी विल गो फॉर द एक्सट्रीम वी विल गो फॉर दीज वॉइसेस। तो हमें क्या जाना है, हमें वॉइसेस नहीं है पे जाना है, हमें वर्च्यूज की तरफ आगे जाना है। और वॉइसेस कहां पे आएंगी, डिफिशिएंसीज में एंड एक्सेसेस में।
अब वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रेवरी का। आपको कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल याद करके जाने हैं एग्जाम में भी। ब्रेवरी का एग्जाम्पल देते हैं। ब्रेवरी है मॉडरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम ये है आपका कावर्डीनेस, डरे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कावर्ड जिसको बोलते हैं, डरपोक। और दूसरा है रैशनेस, जहां पे आप करेज को अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेवरी को बिल्कुल एक्सट्रीम पे कर रहे हैं बिना रीजन लगाए। रैश क्या बोलते हैं, रैश डिसीजन, बहुत तेजी से डिसीजन लेना, बहुत तेजी से लेट से गाड़ी चलाना, वो करेज नहीं है, वो ब्रेवरी नहीं है। करेज क्या है, एक मॉडरेशन है, अपने फियर को ओवरकम करना ही क्या है, करेज है। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ओवरकमिंग योर फियर, है ना कोटे। एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, फियर होना चाहिए, फियर इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो रैशनेस और कॉवर्डीनेस के बीच का है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा क्या है, इसका एक्सट्रीम क्या है, इंपल्सिवनेस, की बस गए तुरंत, जो मन किया तुरंत कर लिया। और दूसरा क्या है, इनडिसाइसिव, में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई करना है कि नहीं करना है, वी हैव टू डू इट और नॉट। सेकंड एग्जांपल कैन बी दिस, सेल्फ कंट्रोल का एग्जांपल है कि इनडिसाइसिव है या इंपल्सिव है, बीच में क्या टेम्परेंस लाना है। इस चीज को क्या बोल सकते हैं, टेम्परेंस। एक और वैल्यू देखिए, एक क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंस, खूब ज्यादा पैसे खर्च कर दिए बिना सोचे समझे किसी भी चीज में, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दिए, दैट इज एक्स्ट्रा वेगेंस। या दूसरा एक्सट्रीम है माइजरलीनेस, जहां कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां पे भी नहीं खर्चा कर रहे हैं। और बीच में क्या चीज है, जनरोसिटी, अपने हिसाब से चीजें भी खर्च कर रहे हैं, और जहां पे फिलंथ्रॉपी करनी है, जहां की जरूरत है वहां पे पैसे भी दे रहे हैं, दैट्स इट। तो इट इज ऑल अबाउट लिविंग इन द मॉडरेशन। और एरिस्टोटल कहते हैं कि जब हम ऐसे मॉडरेशन में लाइफ जीते हैं, when we live a life of virtues, and when we live the life of virtues, then we go for the happiness, we achieve that state of eudaimonia। हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल, अपने इमोशनल, अपने सोशल और अपने रैशनल बीइंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और उस सेटिस्फैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी आर लिविंग अ लाइफ, डूइंग द एक्टिविटीज व्हिच गिव्स अस हैप्पीनेस। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें डिफिशिएंसी और वॉइसेस के बीच में दे सकते हैं, जैसे कि बीच की लाइफ लीड करना, जो ये कॉन्सेप्ट बुद्धा का भी है। बुद्धा भी क्या कहते थे कि एक योगी की तरह रहना भी, एक एसेटिक की रहना तरह भी बेवकूफी है। एक एसेटिक की तरह भी मत रहो, और एक एडिक्टिव की तरह या फिर सेल्फ इंटेलिजेंट होके भी मत रहो कि दिन भर बस सेंसुअल प्लेजर्स में लगे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच की लाइफ जो लो, इसको बोलते हैं बुद्धा का कौन सा आइडिया, बुद्धाज आइडिया ऑफ गोल्डन, बुद्धास गोल्डन पाथ, बुद्धास गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। उसके बारे में भी कई बात करेंगे, बुद्धा के मध्यम मार्ग की। बेसिकली आइडिया बिल्कुल एरिस्टोटल के गोल्डन मीन से पैरेलल ही है, ठीक है। उसी तरीके से आप बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे फ्रेंडली, दो तीन, आप चार पांच एग्जांपल याद रखे रखिए। फ्रेंडली जैसे एक क्या है, बूट लिकिंग, एक बिल्कुल चापलूस हो गए। और दूसरा क्या, क्वारल से हम हमेशा लड़ ही रहे हो। तो इस तरीके से बात है, ठीक है। जैसे बेनिवोलेंट, तो एक तरीके से मीन हो गए, और एक तरीके से क्या हो गए, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। सो ये आपको 3 to 4 एग्जांपल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब अगली बात आती है, एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्च्यूज आप जान गए कि ये वर्चुअस लाइफ है। बट एरिस्टोटल एक चीज से फोकस करते हैं कि ये वर्चुअस लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एक्टिविटी। केवल हमें उसका ओपिनियन जानने से या उसके बारे में पता होने से काम नहीं चलेगा। वी डू नॉट ओनली नो अबाउट थिंग्स, केवल पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा। आपको उस चीज को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। यू नीड टू ब्रिंग दिस इनटू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तब क्या आएगा, एक्सीलेंस आएगा। तब क्या आएगा, वर्चुअस, वर्च्यूज को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बिलीव दैट द एथिकल नॉलेज इज नॉट ओनली अ theoretical knowledge but a person must have an experience of actions in life and have been brought up in the fine habits to become good। इन चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है, हमारे एक्शन से ये काम होगा, ना कि केवल पढ़ने से, केवल जानने से या केवल बोलने से काम नहीं होगा, एक्शन से काम होगा। Aristotle believed that virtues cannot be taught in a classroom or by the means of arguments। केवल arguments और classroom में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है।
Ethics is not intended to make people good, but rather to explain that what is good, why it is good, how we might set about building society and institution that might inculcate this goodness. हम कैसे ये इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो ये गुडनेस हमारे अंदर लाएं और हमारे एक्शंस और हैबिट्स में ये चीजें लेकर आए। जब भी देखिए एरिस्टोटल का एक कोट पढ़ते हैं, एरिस्टोटल का कोट क्या कहता है? That moral excellence comes about as a result of an habit. Moral excellence आती है एक हैबिट से। We become just by doing the just acts, temperate by doing the temperate acts, and brave by doing the brave acts. तो वही बात है, हम ब्रेवरी केवल बोल बोल के हम ब्रेव नहीं बन जाते, हम जब ब्रेव एक्ट करते हैं तब हम ब्रेव बनते हैं। हम टेम्परेंस केवल बोल बोल के नहीं करते कि हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, जब हम करने शुरू करते हैं देन वी स्टार्ट डूइंग सो। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द एरिस्टोटल। एक और आइडिया एरिस्टोटल का कोट है, इट इज अवर चॉइस ऑफ गुड और द इविल दैट डिटरमाइंस अवर कैरेक्टर, नॉट अवर ओपिनियन अबाउट गुड और इविल। हमारा ओपिनियन सही और गलत को लेके या अच्छाई और बुराई को लेके किसी चीज को मैटर नहीं करता, बट हम क्या चॉइस करते हैं जब हम काम करते हैं, व्हेन वी मेक एन एक्शन अबाउट गुड एंड इविल, ये हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, सो मेयरली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट द एक्शंस दैट वी डू। इसी में एरिस्टोटल बहुत सारे वर्च्यूज की बात करते हैं, वो 4 कार्डिनल वर्च्यूज की भी बात करते हैं। इसके अलावा एक और भी वर्च्यू की बात करते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। 4 जो कार्डिनल वर्च्यूज की प्लेटो एरिस्टोटल बात करते हैं, पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल विजडम। विजडम और विजडम के साथ प्रैक्टिकल विजडम, दैट इज पुटिंग इट इनटू द हैबिट्स। केवल वो प्लेटो की तरह केवल आइडियाज के रूप में बात नहीं करनी है, इट हैज टू बी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड रियलिटी में ये होना चाहिए। देन इट्स कॉल्ड द प्रूडेंस। देन द टेम्परेंस, दैट इज सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन होना चाहिए। देन द करेज, करेज भी पढ़ चुके हैं। देन और वो कहते हैं कि ये जो गोल्डन पाथ को हमें अपनाना है, ये गोल्डन मीन को जो अपनाना है, उसको अपनाने के लिए भी हमें क्या लगेगा? करेज लगेगा। वी नीड टू फाइंड करेज टू रीच टू दिस गोल्डन मीन। ठीक है, एंड लास्टली जस्टिस, हमें जस्ट होना पड़ेगा, हमें लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हम ये वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं। इसके अलावा एरिस्टोटल एक और वर्च्यू की बात करते हैं जिसको वो कहते हैं क्राउनिंग वर्च्यू, इसको बोलते हैं मैग्नामिटी। मैग्नामिटी क्या होता है? मैग्नामिटी बेसिकली समझ लीजिए, बड़े कहते हैं ना कि ये बड़े दिल वाला इंसान है, जैसे सोनू सूद का एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखिए, तो मैग्नामिटी है। जैसे मदर टेरेसा है फॉर एग्जांपल, जैसे वॉरेन बफे का एग्जांपल देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नामिटी, बड़प्पन दिखाना। इट्स अ वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ग्रेट माइंड एंड अ ग्रेट हार्ट। इट इज मीन रिफ्यूजल टू बी पिटी, छोटा नहीं सोचना, विलिंगनेस टू फेस डेंजर्स एंड एक्शन फॉर द नोबल पर्पस, कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, उसको बोलते हैं मैग्नामिटी, मैग्नामिनस पर्सनैलिटी। और इस चीज को अरिस्टोटल बोलते हैं एज अ क्राउनिंग वर्च्यू। ये बहुत बड़ा और क्राउनिंग वर्च्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्च्यू है जो हमारे लिए हमारे पास होना चाहिए। इसी के रिगार्ड में अरिस्टोटल कहते हैं, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नामिनस मैन टू आस्क नो फेवर बट टू बी रेडी टू डू काइंडनेस टू द अदर्स। तो ये होगा आपका मैग्नामिनस मैन। इस प्रॉपर्टी को एरिस्टोटल कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द क्राउनिंग वर्च्यूज। ठीक है, चलिए अब एक पढ़ते हैं एरिस्टोटल। ये हमने आइडिया एरिस्टोटल का पढ़ लिया, होल आइडिया ऑफ हैप्पीनेस वर्च्यूज। अब कुछ मिसलेनियस चीजें एरिस्टोटल से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। एरिस्टोटल इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है आपके पॉलिटिकल साइंस में, जहां उनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉज, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ पढ़ते हैं। बट हमारे एथिक्स और ऐसे के पर्पज से वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल इनके वर्च्यू थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एथिक्स में और एसे में स्पेशली बहुत हेल्प करेगी। अगर आप एसे देखें 2020 के भी जो एसे आए हैं कल के डेट में, कल पेपर था, तो उस पेपर में भी आप देखेंगे कि कितने सारे जो एसेज हैं वो बेसिकली इन्हीं वैल्यूज पे खेल रहे हैं। वैल्यूज ऑफ वर्च्यूज, वैल्यूज ऑफ मैग्नामिटी, वैल्यूज ऑफ पर्सनैलिटी, वैल्यू ऑफ ट्रुथनेस, विजडम, ये सब चीजों पे ही खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए परसुएशन का आइडिया बहुत आसान है। एरिस्टोटल के पहले, एरिस्टोटल और प्लेटो के पहले एक तरीके के फिलोसफर हुआ करते थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। वो क्या होते थे? सोफिस्ट। ये सोफिस्ट फिलोसफर होते थे, ये किसमें बिलीव करते थे? द आइडिया ऑफ रिटोरिक्स,
कि हम किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं मैनिपुलेशन से, मैनिपुलेट करके। बट एरिस्टोटल डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ मैनिपुलेशन। उनका आइडिया था कि परसुएशन इज द राइट थिंग, बिकॉज परसुएशन इज नथिंग बट द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। परसुएशन इज नथिंग बट द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। किसी को सही चीज के लिए परसुएट करना, ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ाना, वो होता है परसुएशन। तो परसुएशन इज इनहेरेंटली गुड बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स थ्रू विच द ट्रुथ बिकम्स नोन। परसुएशन के थ्रू ही ट्रुथ बाहर निकल के आता है, ठीक है। और ये परसुएशन के क्योंकि हम परसुएशन में, हम अभी एरिस्टोटल का लॉजिक देखेंगे, परसुएशन में हम किसकी बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। इसलिए परसुएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो होता है ट्रुथ का। इसीलिए आपका एक यूनिट है एथिक्स में, दैट इज यूनिट नंबर 2। वहां पे एक शब्द दिया हुआ है परसुएशन। उस परसुएशन, उस आइडिया ऑफ परसुएशन में हमें, हाँ, उस आइडिया ऑफ परसुएशन में हमें ये जानना जरूरी है कि एरिस्टोटल उस आइडिया ऑफ परसुएशन में क्या कहते हैं। एरिस्टोटल कंपेयर करते हैं कि परसुएशन और मैनिपुलेशन में फर्क होता है। मैनिपुलेशन जैसे जो आपका ये फेयर एंड लवली की क्रीम्स करती हैं, वो क्या है, मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं है। बट एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि परसुएशन इज अ परस्यूट ऑफ ट्रुथ, वहां पे ट्रुथ होना ही होना चाहिए। इसीलिए एरिस्टोटल के 3 मॉडल कहे जाते हैं। ही हैज गिवन दिस मॉडल ऑफ परसुएशन। फर्स्ट इज लोगोस, मतलब कि रीजन। किसी भी चीज को, हमें किसी को भी परसुएट करना है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, वो है लॉजिक, लोगोस। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, इथोस, मतलब कि जो आपको परसुएट कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डेंटिस्ट का एड देखते हैं, जब आप देखते हैं ना कि आईएमए ने सर्टिफाई किया है, कोई एक्टर होता है बट वो डॉक्टर का कोट पहन के बैठता है, फिर वो कहता है कि नहीं ये टूथ ब्रश यूज कीजिए या टूथ पेस्ट यूज कीजिए एंड आपके दांत अच्छे रहेंगे, राइट। सो व्हाई ही वियर्स अ क्लॉक ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का क्लोथ क्यों पहनते हैं, टू एस्टैब्लिश हिज क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी में किसकी बात करते हैं, हम इकोनॉमी में बात करते हैं जब हम व्यूज सुनते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जब हम व्यू सुनते हैं तो वी फाइंड इट मोर क्रेडिबल वर्सेस दी कोई पॉलिटिशियन अगर वो बात बोल दे। क्यों, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, अथॉरिटी है उस चीज को बोलने के लिए, ठीक है। इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स में अगर कोई डॉक्टर बोलेगा, जैसे मान लीजिए, आपकी बहुत अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं, एंटोनी फ्लॉची, फॉची, यूएस में जो इस समय सबसे ज्यादा फेमस बंदा है, कह लीजिए कोरोना पैंडेमिक के टाइम, जो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं यूएसए की अबाउट, फॉर एग्जांपल कि कोविड-19 क्या हो रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्स वाई जेड। ही इज एंटनी फ्लॉची, आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं एथिक्स में। तो उनकी बात क्यों मानी जा रही है एज कंपेयर टू ट्रम्प, विज़ ट्रम्प, व्हाई, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दीज डिसीजेस। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी डिजीज पे काम करने में बिता दी, इसलिए उनकी बात सुनी जाती है। इसीलिए जब आपकी क्रिस्टीना लगार्ड, जैसे आईएमएफ की जो चीफ थी, क्रिस्टीना लगार्ड अब तो ईसीबी की चीफ हैं, क्रिस्टीना लगार्ड आप जब बात करती थी कि भाई विमेन का पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए, देन पीपल लिसन टू विमेन इन द इकोनॉमी बिकॉज शी बिलोंग्स टू द एरिना ऑफ इकोनॉमी। जब अमर्त्य सेन कुछ बोलते हैं, देन वी एस्टैब्लिश दैट। एंड द लास्ट है किसी को भी परसुएट करने का पॉइंट, दैट इज पैथोस। कि परसुएट कैसे करो, थोड़ा स्टोरी सुना के, थोड़ा सा इमोशंस डाल के, जो पॉलिटिशियन सबसे अच्छा करते हैं। तो पॉलिटिशियन जब भी स्टोरी सुनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन है, लेट्स से मोदी जी हैं, सो व्हेन ही स्टार्ट्स हिज स्पीच, ही स्टार्ट्स विद अ स्टोरी, कुछ स्टोरी सुनाते हैं कि मैं ऐसा था, मैंने बचपन से, फॉर एग्जांपल मैं टी सेलर था, राइट, कि मैं ऐसा था, मैंने ये गेन किया, मैंने वो किया, मैंने ये पर्सनल सेक्रीफाइसेस किए। सो यू इंटीग्रेट योरसेल्फ इमोशनली विद द ऑडियंस। तो ऑडियंस क्या करती है, आपके साथ सिंपैथी करती है, आपके साथ इमोशन स्टैब्लिश करती है। तो ये आइडिया था एरिस्टोटल का कि अगर हमें किसी को भी परसुएट करना है तो उसके परसुएशन के लिए हमें 3 मॉडल अपनाने चाहिए, लोगोस, पैथोस एंड ईथोस, राइट। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं लास्ट सेगमेंट, वन ऑफ द लास्ट सेगमेंट, एरिस्टोटल का लॉस पे क्या व्यू है।
अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्लेटो का क्या व्यू था। प्लेटो का मानना था कि यदि हम ये आइडिया ऑफ द फिलोसफर किंग को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी में जस्टिस स्टैब्लिश हो जाएगा और एज सच लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे इन्होंने हर चीज किस पे कंसंट्रेट कर दी, एक ह्यूमन बीइंग पे, विच एरिस्टोटल को बाद में रियलाइज हुआ कि विच कैन लीड टू डेंजर। ये क्या ले सकता है, टोटलिटेरियनशिप का रोल ले सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है माओ, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका आपका एरिस्टोटल, आपका माओ हो गए, आपके स्टालिन हो गए, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं। एक आदमी के हाथ में पावर आया, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जब ये पता चला कि भाई एक आदमी के हाथ में पावर नहीं देनी है, तो एरिस्टोटल बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, उसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल की राइटिंग्स में देखा जा सकता है। सो एरिस्टोटल ने बिलीव किया कि नहीं भाई लॉ होना चाहिए, और लॉ और जस्टिस ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एरिस्टोटल का एक अच्छा कोट है, लॉ इज द रीजन फ्री फ्रॉम द पैशन। पैशन से भरपूर कौन होगा, वो पर्सन जो कौन होगा, आपका फिलोसफर किंग, जो प्लेटो के थॉट में था। तो उन्होंने कहा कि जो भी लॉ होना चाहिए वो रीजन की बेसिस पे होना चाहिए, रीजन ही ड्राइव करना चाहिए लॉ को, ना कि किसी इंसान का पैशन। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो ने अरिस्टोटल ने और भी कहा कि लॉ जस्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि लॉज और जस्टिस नहीं होगा तो आदमी अपने वर्स कंडीशन पे होगा। अगर लॉज और जस्टिस नहीं होंगे तो इंसान कभी भी अपने यूडेमोनिया को अचीव नहीं कर सकता। तो at his best man is the noblest of all the animals, separated from law and justice he is the worst। अगर उसको लॉ और जस्टिस से दूर कर दिया गया तो आदमी क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। पर एक और बात भी कहते हैं अरिस्टोटल, ये भी देखते हैं, द परसेप्ट्स ऑफ द लॉ मे बी कॉम्प्रिहेंडेड अंडर दीज 3 पॉइंट्स। कहते हैं कि बेसिकली लॉज जो बेसिस ऑफ रीजन से बनते हैं, उनका एसेंस ये 3 चीजें ही होती हैं कि भैया ऑनेस्टली जिंदगी जियो, किसी और को हर्ट मत करो, और रेंडर ईच एवरी मैन हिज ड्यू केयरफुली। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ही क्या होता है, जस्टिस पे ध्यान रखो, जिसको जो ड्यू है उसको वो दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसा लिया, आप उसके पैसे रिटर्न कर दो, दैट्स इट। किसी का ड्यू मत मारो, किसी का जो हिस्सा है, जिसका जो जस्टिस, जो ड्यू प्रोसेस के तहत जिसपे जो बनता है, गिव हिम दैट। लॉ बेसिकली यही 3 चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं। पहला क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कि मैन एथिकल रहे। लॉस का बेसिक अगर आज भी देखें तो मैन एथिकल रहे। दूसरा, मैन को सेफ्टी दें, हम किसी और से ना दें। और तीसरा, कि हम एक जस्टिस स्टैब्लिश कर सकें। ये क्या है, बेसिस ऑफ द लॉ है। 3 आइडिया एरिस्टोटल ने दिए। अब एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लॉ बन गया है तो लॉ को बस बिल्कुल वो पत्थर की लकीर मान के रख लो, नहीं। इवन द लॉज हैव बीन रिटन डाउन, दे ऑट नॉट ऑलवेज रिमेन अनअल्टर्ड। ऐसा नहीं है कि लॉज हमेशा चेंज होते हैं, हमेशा उनको एज इट इज बना के रखना चाहिए। अब जैसे ये कोट है, बहुत अच्छा कोट है, इसी के करस्पॉन्डिंग गांधी जी का भी कोट है, दैट इट इज अवर ड्यूटी टू नॉट फॉलो द अनजस्ट लॉज। अनजस्ट लॉ को फॉलो ना करना भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है। अब ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए एथिक्स में कोई केस स्टडी आई जहां पे आपको कोई रूल ब्रेक करने की बात आ रही है, आप वो रूल ब्रेक नहीं करेंगे, पर एंड में आप जब लिखेंगे कि क्यों मुझे वो रूल ब्रेक करना चाहिए, या वो आप जब जस्टिफाई करेंगे तो आप लिखेंगे कोई भी आइडिया होता है, वो क्या होता है, कोई भी रूल, कोई भी रूल, कोई भी रूल और कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली रूल्स, रेगुलेशन, लॉस क्या होते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट दैट, एंड वी ऑल नीड टू रियलाइज दैट। सो कोई लॉ लिख दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो पत्थर की लकीर है, नहीं। जिसने रूल ऑफ लॉ की बात की थी वो भी यही बात कह रहा है, दैट इज एरिस्टोटल। ठीक है। जो बंदा कहता है कि लॉ के बिना हम क्या हो रह जाएंगे, वी कैन नॉट रिमेन, वी विल बिकम एट आवर वर्स्ट, ही हिमसेल्फ सेज दैट की लॉस को अनअल्टर्ड रखना भी एक बुद्धिमानी की बात नहीं है। चलिए अब कुछ मिसलेनियस आइडियाज देख लेते हैं। एक अच्छे अच्छे कोट है अरिस्टोटल के। एक बहुत खूबसूरत सा कोट है इनका, एंग्री होने पे। तो 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी इथिक्स में, कि एंगर, एवरीवन कैन बिकम एंग्री, it is easy, but to be angry with the right person to the right degree
at the right time, at a right purpose, and in the right way. It is not within everybody's power and it is not easy. तो इसमें एरिस्टोटल किसकी बात कर रहे हैं? इसमें एरिस्टोटल फिर से आइडिया किसकी बात कर रहा है? आइडिया ऑफ मॉडरेशन की। एक्सट्रीम होके मतलब कि हमें हमेशा एक गोल्डन मीन की तरफ जाना है। हमें ना इधर जाना है ना इधर एक्सेस में नहीं जाना है। ये भी नहीं है कि बिल्कुल आपके साथ कोई गलत करता रहे और आप उसको एंग्री नहीं भी हो, ये भी गलत है। ये नहीं है कि एंगर इटसेल्फ क्या है, एक बुरा इमोशन है, नहीं। आप सही समय पे सही जगह पे सही एंग्री होंगे, वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिविल सर्वेंट है, आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको एंग्री होना बनता है। आप एंग्री होके उनके ऊपर एक्शन लेंगे ऑब्वियसली। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके सबॉर्डिनेट्स आपको ही चेन ऑफ कमांड को ऐसी की तैसी कर देंगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ मॉडरेट एंड अ गोल्डन मीन पाथ। अगर आप, जैसे ये कोट आया और उसमें एरिस्टोटल का नाम नहीं था, और कोट अनकोट में आप शुरुआत करते दिस एरिस्टोटलिन आइडिया, ये आइडिया किसकी बात करता है? एक मॉडरेशन की बात करता है, एक गोल्डन मीन की बात करता है कि एंग्री होना एक एक्सट्रीम है, एंगर एक एक्सट्रीम इमोशन है जो मेनी टाइम्स क्या है, एक निगेटिव कॉनोटेशन प्रेजेंट करता है या निगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करता है। पर एंगर होना सही समय पे सही डिग्री में सही पर्पस के लिए जरूरी भी है, और ये टफ है। और इसको टफ को करने के लिए व्हाट वी नीड, करेज। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ही हमें क्या चाहिए? करेज चाहिए। ठीक है, चलो। अब एजुकेशन को लेके एरिस्टोटल के दो बहुत ही खूबसूरत कोट हैं, और ये हमेशा आपको दिमाग में रखने चाहिए। एजुकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया आपके एथिक्स और ऐसे दोनों के लिए। दोनों में ही एजुकेशन इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट थीम। जैसे ये देखिए, एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन अ प्रॉस्पेरिटी एंड अ रेफ्यूज इन एडवर्सिटी। ऑर्नामेंट इन प्रॉस्पेरिटी मतलब जब आप प्रॉस्परस हैं, जब आप वेल बीइंग है आपकी, तब एजुकेशन आपको हेल्प करता है क्या करने में? हम्बल रखने में, राइट? इट इज द एजुकेशन विच कीप्स यू हम्बल। एजुकेशन आपको याद दिलाता है कि आप अभी प्रॉस्परस हैं, बट बाद में क्या हो सकता है? आपके साथ दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखिए, अभी आप प्रॉस्परस हैं तो किसी का मजाक मत उड़ाइए जो प्रॉस्परस नहीं है, राइट? सिमिलरली जब आप एडवर्सिटी में हैं, जब आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, जब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तब एजुकेशन ही है जो आपको याद दिलाती है, नहीं आप अपना टाइम तो आएगा, राइट? सो इट इज द एजुकेशन विच इज वेरी क्रिटिकल, वेदर यू आर एट अ गुड जंक्चर ऑफ योर लाइफ, वेदर आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में बहुत हाई पे हैं या लोज में हैं। यही सेम आइडिया आपका रिलाइट्स कराता है आपकी इंडियन फिलोसफी के आइडिया। विच आइडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी, कोई बता सकता है? विच आइडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी? चलिए, सो आइडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी दैट इज द स्थित प्रज्ञ, दैट इज द आइडिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। सो कृष्णा का जो आइडिया था किसमें? कुरुक्षेत्र में, जो अर्जुन को था कि भले ही तुम जीत जाओ या हार जाओ, हमेशा अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना के रखो। दैट इज, अपने इमोशंस को ओवर पावर मत करने दो। और उसके लिए जरूरी क्या है? एजुकेशन। एंड द वेरी लास्ट कोट ऑफ एरिस्टोटल जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्रिलियंट कोट। मुझे पर्सनली ये बहुत कोट पसंद है। इट इज अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। ये एक एजुकेटेड माइंड का मार्क है। एक इंसान एजुकेटेड है अगर इज एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। विदाउट एक्सेप्टेंस, अगर वो किसी थॉट को एंटरटेन कर पा रहा है, भले ही मैं उससे एग्री करूं और चाहे ना करूं, पर मैं उसकी बात को सुनूं कम से कम। आई हियर हिम आउट कि अच्छा तुम कह क्या रहे हो। और इसीलिए आप कह सकते हो कि इट इज द एजुकेशन और इट इज दिस आइडिया विच लाइज एट द बैकबोन और एट द फाउंडेशन ऑफ द which lies at the backbone or the foundation of the idea of tolerance, which lies at the backbone of the idea of debate, discussion or ultimately democracy. इसीलिए कहते हैं the fate of the nation क्या है? कि fate of the nation is decided by its classroom. Destiny of a nation is shaped by its classroom. Why? Because it is the classrooms which will shape the education. It is the classroom which will shape these ideas of tolerance, this idea of debate, which will ultimately shape the destiny of a nation, whether it wants to be a democracy or whether it wants to be a totalitarianship, right? तो इसी के साथ हम अपने एरिस्टोटल के आइडिया को एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने डील किया
बेसिक आइडिया ऑफ एरिस्टोटल जो है वर्च्यूज, हैप्पीनेस, यूडेमोनिया, द आइडिया ऑफ द गोल्डन मीन पे फोकस्ड है काफी। और दूसरा हमने आइडिया डिस्कस किया आफ्टर दैट आइडिया कि भाई एरिस्टोटल उसके बाद क्या बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से लॉस के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू एंगर, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड परसुएशन। हाँ, एरिस्टोटल के और भी आइडियाज हैं बट हमारे एथिक्स और ऐसे में इतने काम के नहीं है, उसके लिए इतना हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आइडियाज इतने रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, आई थिंक दीज आइडियाज विल बी रेलिवेंट फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू द एरिस्टोटल। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले सैटरडे को इसी टाइम विल कीप वन मोर सेशन। इन बिटवीन हमारे बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, इन बिटवीन हम ऐसे के एनालिसिस करने वाले हैं। मेंस 2020 के एनालिसिस से ज्यादा मैं बोलूंगा कि वी विल प्रोवाइड वन सॉर्ट ऑफ कि कैसे हम इस पर्टिकुलर 8 एसओ को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। माई सेल्फ एंड क्षितिज सर विल टेक अप द सेशंस अल्टरनेटिव डेज। आई थिंक परसों से या कल से या परसों से द सेशंस विल कीप ऑन कमिंग। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, कनेक्टिंग द डॉट्स के अगले सेशन में। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।